प्राइम टाइम के प्रायोजक हैं ग्रोमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल, ग्रोमेट देकर ही खरीदें। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप। बिहार में बजट के बहाने केंद्र और राज्य की खट्टी मीठी रस्साकस्सी देखने को मिली है। एक तरफ वित्त मंत्री ने स्पेशल पैकेज और विशेष दर्जे की बात उठाकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, वहीं ये भी कहा कि नोटबंदी के चलते बजट पर बुरा असर पड़ा। दूसरी तरफ बिहार के बजट में वित्त मंत्री कैशलेस मुहिम का भी जोरदार समर्थन करते नजर आए। उनके बजट भाषण में बैंक सुविधा, कैशलेस स्कीम, प्लास्टिक मनी और पॉश मशीनों के स्वर सुनाई दिए। वित्त मंत्री ने केंद्र पर यह ठीकरा फोड़ दिया कि केंद्र सरकार से कुछ मिलता तो बजट में 4 चांद लग जाते। पलटवार करते हुए वित्त मंत्री रहे सुशील मोदी ने कह दिया कि बजट में कुछ नया नहीं है और ऊर्जा एवं स्वास्थ्य जैसे विभागों के बजट में भारी कटौती की गई है। तो बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने दावे हैं, अपनी सफाइयां हैं और अपने आरोप प्रत्यारोप हैं। प्राइम टाइम में इन्हीं तमाम मसलों पर बात करेंगे। बिहार के वित्त मंत्री अबुल वारिस सिद्दीकी ने साल 2017 से 18 का बजट पेश कर दिया। बजट को लेकर सियासी बहस भी चल पड़ी है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में पेपर लीक कांड की सरगर्मी के बीच बजट पेश कर दिया गया। कुछ मिनटों में वित्त मंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं से लेकर 7 निश्चय और तमाम योजनाओं का लेखा जोखा सामने रख दिया। लगे हाथ केंद्र सरकार पर स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे पर भी धावा बोला गया। सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र से मदद मिलती तो बजट में 4 चांद लग जाते। जो 2016-17 में हमारा बजट अनुमान था 1,44,696.27 करोड़, तो उससे 15,389.42 करोड़ रुपए अधिक है। मगर केंद्र सरकार की तरफ से अगर हमें मदद मिली होती, जो माननीय प्रधानमंत्री ने स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी, अगर वो हमें मिल गया होता, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल स्कीम्स का जो फंडिंग पैटर्न बदला है, उस फंडिंग पैटर्न में बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करते, और तीसरा बिहार को स्पेशल कैटेगरी का स्टेट का दर्जा मिला होता, तो मेरे बजट में 4 चांद लग सकता था। उधर विपक्ष पहले ही हमला करने के लिए तैयार थी। सुशील मोदी ने बजट के तुरंत बाद कह दिया कि बिहार के लिए एक भी घोषणा नहीं की गई है, बल्कि ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों के बजट में कटौती भी कर दी गई। संक्षिप्त बजट मैंने पहली बार देखा है कि 15 मिनट में बजट भाषण खत्म हो गया। एक भी नई घोषणा बजट में नहीं है, कोई नयापन नहीं है, और इस तरह के बजट से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गांव को स्मार्ट बनाएंगे, तो गांव तो क्या, माने कुछ भी स्मार्ट नहीं हो सकता है। और जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे ऊर्जा विभाग के बजट में करीब 2000 करोड़ की कटौती कर दी गई है। उसी प्रकार हेल्थ, लगता है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से नाराज हैं, और इसलिए स्वास्थ्य के बजट में 1775 करोड़ की कटौती कर दी गई है पिछले साल की तुलना में। उधर महागठबंधन की साथी पार्टी के नेता बजट पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार आगे बढ़ा है, पिछले वित्तीय वर्ष में भी आगे बढ़ा है, इस वर्ष भी आगे बढ़ा है।
बहरहाल इस बजट से बिहार कितना आगे बढ़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बिहार को एक बार फिर केंद्र का पैकेज और स्पेशल दर्जा याद दिलाकर सरकार ने जनता के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। पटना से अमित कुमार के साथ रोहित की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इसी मसले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर संजय जी। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इस पूरे बजट पर। आवाज नहीं आ रही है। संजय जी, आवाज मिल पा रही है आप तक? नहीं आ रही। लगता है हमारी आवाज डॉक्टर संजय को नहीं मिल पा रही। एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो बजट पेश किया गया है उस बजट से में लोगों को कई ज्यादा उम्मीदें थी। उस बजट की वजह से लोगों को कई ज्यादा उम्मीदें थी, बिहार के लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन हो सकता है कि कई एक मुद्दों पर यह बजट उतना सराहनीय नहीं है। हालांकि विपक्ष लगातार इस पर निशाना साध रहा है। डॉक्टर संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इस पूरे बजट पर। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये मैं बता दूं आपको कि चाहे वो केंद्र का बजट हो या राज्य का बजट हो, अब वो बजट जो है वो पटल पर नहीं रखा जाता है। पहले सब कुछ चीजें तय हो जाती हैं और कैबिनेट की उसको मंजूरी मिल जाती है। ये एक बस औपचारिकता पूरी की जाती है कि वो बजट पेश किया जाता है तो देशवासियों को इंतजार रहता है कि उनके पिटारे से क्या निकलने वाला है। तो केंद्र और राज्य में भी वही होता है और बिहार में भी वही हो रहा है कि सारी चीजें पहले से तय थी, बस केवल 15 मिनट में जो उसकी औपचारिकता थी वो औपचारिकता पूरी कर दी गई। रह गई बात कि जो बजट होता है, जो राज्य के पास संसाधन है या जो साधन है, उसी साधन का एलोकेशन राज्य सरकार करती है जी। तो 15,000 करोड़ की इस बार इन लोगों ने बढ़ोतरी की है। पिछले वर्ष के बजट की अपेक्षा इस बार 15,000 करोड़ बढ़ाया है। हालांकि बिहार जो है वो अब अपने संसाधनों का दंश तो झेल रहा है, क्योंकि इसके संसाधन सीमित हो गए हैं। 14वें वित्त आयोग के बाद जब उसकी सिफारिशें लागू हो गई तो जो केंद्रांश है वो केंद्रांश इसके घट गए हैं। केंद्रांश के घटने के बाद जो इनके अपने साधन हैं टैक्स का, उसी टैक्स से बहुत सारी चीजें तय होती हैं। अब टैक्स में भी जीएसटी आने वाला है। ठीक है, एक इन्होंने प्रारूप बनाया है, लेकिन जब तक जीएसटी नहीं आ जाता है और जीएसटी से चीजें तय नहीं कर दी जाती है तब तक बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो होता क्या है कि किसी में घटा करके किसी में बढ़ा करके लोग उसको प्रारूप देने की कोशिश करते हैं और इस बजट में भी वही दिख रहा है कि कुछ क्षेत्रों में, हाँ, एक जगह थोड़ी सी उम्मीद थी हमें भी कि कृषि इस राज्य का मेरुदंड है। कृषि रोडमैप बनाया था बजाबते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और लगा था कि नहीं, कृषि इनकी प्राथमिकता में होगी, लेकिन थोड़ा सा देखने को मिला कि कृषि का जो बजट था वो घटा दिया गया, तो एक ये निराशाजनक लगी। ऊर्जा और स्वास्थ्य में थोड़ा बजट घटा है, तो शिक्षा में इनका बजट बढ़ा है। शिक्षा इनकी प्रायोरिटी में है और अच्छी बात है कि अगर जो बिहार के पास जो मेधा की पूंजी है, अगर ये शिक्षा इनकी प्रायोरिटी में होती है और शिक्षा को प्रायोरिटी में रख करके अगर उसकी गुणवत्ता को, खास करके क्वालिटी को, अगर उसमें कोई आमूल-चूल परिवर्तन ये लाते हैं तो शायद बिहार की जो छवि इन दिनों बदनाम हुई है या धूमिल हुई है तो इसको ये साफ कर पाएंगे। बाकी चीजें जैसे पहले थी करीब करीब उसी में थोड़ा कम थोड़ा अधिक। अब बजट में ही जो रखा है तो इसमें जो 15,000 करोड़ की जो बढ़ोतरी की है, इसमें 9,000 करोड़ योजना मद में, 6,000 करोड़ गैर योजना मद में, तो वो चीजें होती है। अब 7वें वित्त आयोग की सिफारिशें इनको लागू करनी है तो उसमें चला जाएगा। कुछ लोगों का जो डीए बढ़ा है उसमें चला जाएगा। तो राज्य के पास जो संसाधन है वही संसाधन के आधार पर एक चीज में बिहार सरकार की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि इन्होंने अपना डेफिसिट को मेंटेन रखा है। जो 3% होना चाहिए, तो इनका जो डेफिसिट है वो 2.98 के करीब या 2.97 के करीब है, तो उसको इन्होंने मेंटेन रखा है।
तो 3 से अगर कम जिसका भी डेफिसिट जिस राज्य का भी होता है तो माना जाता है कि उसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो इनके पास साधन और संसाधन है, अब वो वैसा बजट नहीं आता है जिसमें पहले प्रयोग होता था लोक लुभावन और ये वो, और चूंकि जीएसटी आने वाला है इसलिए इन्होंने कोई टैक्स में भी सीधे सीधे कोई बढ़ोतरी की बात नहीं की। हाँ, एक जगह और सोचने वाली बात है कि विकास दर बिहार का घटा है। ठीक है, जो नेशनल रेशियो है विकास का उससे विकास दर अभी भी बिहार का अधिक है, लेकिन जो आपका विकास दर कभी 10 पॉइंट कुछ हुआ करता था अब वो घट करके आप आ गए हैं 7 पॉइंट कुछ पर, तो वो जो 2.6 का जो विकास दर घटा, इस पर थोड़ी बजट में चर्चा होनी चाहिए थी कि जो विकास दर में थोड़ा जो हम पीछे गए हैं तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, बड़ा संक्षिप्त तरीके से दूसरे मुद्दे पर बहस होते रही और इसको थोड़ा सा लोगों ने किनारे किया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये बजट इन्होंने पेश किया है। अब देखते हैं उस बजट का जो एलोकेशन किया है उसका कैसे खर्च ये कर पाते हैं उन राशियों को, और फिर वो चीजें आकार कैसे लेती हैं। और महिला और खास करके दलित और अल्पसंख्यक, थोड़ा इनको इन लोगों ने केंद्र में रखा है इस बार के बजट में। महिलाओं के लिए इसकी संभावना भी व्यक्त की जा रही थी, पहले से भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि महिलाओं के लिए इस बजट में थोड़ा सा विशेष प्रारूप में ये लाएंगे। अल्पसंख्यकों के लिए थोड़ा इन्होंने बजट में अच्छा प्रोविजन किया है। जी डॉक्टर संजय जी, इसमें हथकरघा उद्योग की बात करें या फिर जिन लघु उद्योग का जिक्र है इस बजट में, चलिए एक अच्छी पहल है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बिहार में देखें तो इससे पहले जितने भी कल कारखाने बिहार में हुआ करते थे धीरे धीरे करके वो सारी चीजें बंद होने लगी, चाहे वो शुगर कैन की फैक्ट्री हो, मतलब जो चीनी बनाने की फैक्ट्री हो, वो तमाम चीजें बंद होती चली गई। ऐसे में बिहार में चाहिए सरकार को कि किस तरीके से उद्योगों को और बढ़ावा मिले, किस तरीके से निवेशक बिहार में पहुंचे, इस तरीके का कोई जिक्र इस बजट में देखने को तो नहीं मिला है। देखिए, इस बजट में भी 7 निश्चय पर जोर दिया गया है और इसकी संभावना भी थी। जिस तरह का इन्होंने तय किया है प्रायोरिटी कि हम 2020 तक अपने 7 निश्चय के एजेंडे को पूरा करेंगे, तो इस बजट में भी जो इनके जो बजट की जो राशि है वो करीब करीब उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखती है। रह गई बात कि अब उसमें जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, तो स्किल डेवलपमेंट के तहत अगर कुछ लोगों को रोजगार तो चुनौती है, इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री केवल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता है, राज्य की आय ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि वह जो इंडस्ट्री जो है वह रोजगार भी देता है। तो बड़ा सही और सटीक सवाल आप कर रही हैं कि आखिर बिहार जैसे राज्य के पास जो इतने बड़ी इंडस्ट्रियों का जाल हुआ कभी करता था, वो धीरे धीरे करके वो मिलें, वो फैक्ट्रियां वो बंद होते गई। अब तो स्थिति में पल्लवी जी आपको बता दूं कि जो शुगर ये केन का जो इलाका था जहां पर शुगर का प्रोडक्शन होता था, जितनी चीनी मिलें थी वो सारी चीनी मिलें करीब करीब एक एक करके बंद होते चली गई। और अब तो बिहार के जो केन ग्रोअर्स जो हैं, जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन करते हैं, वो तो अब यूपी के मिलों में अपना गन्ना लेकर के खड़े रहते हैं कि भाई हमारा गन्ना ले लो और बदले में हमें इसका मूल्य दे दो। तो ये बिहार सरकार के लिए एक चुनौती का सवाल तो है। बहुत सारी चीजें ऐसी है। अब तो वही मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं ना कि बिहार क्या कंज्यूमर स्टेट बन करके रह जाएगा क्या, कि भाई सामान कहीं प्रोडक्शन होगा और उसके बाद बिहार के लोग केवल उपभोक्ता बन के रह जाएंगे। अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री होती या बजटीय प्रोविजन में हर बजट में कम से कम 1 या 2 इंडस्ट्री की बात होती, तो धीरे धीरे फिर बिहार का आर्थिक मेरुदंड जो था वो थोड़ा मजबूत होता। लेकिन इसमें इस तरह की कोई बातें नहीं की गई हैं, तो एक चीजें तो दिख रही हैं। लग रहा है कि हाँ, इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ी स्पष्टता से यहाँ बातें नहीं की गई हैं, तो ये बजट में थोड़ा सा ये छूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इनके पास साधन है, मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट कर दूं, देखिए जो बजट बनता है, तो जो बजट बनता है उसमें राज्य की अपनी राशि 20% होती है, केंद्र की जो राशि होती है वो 40% होती है, 23% का ग्रांट की राशि होती है, लोन से इनको 15 मिलता है, कुल मिलाकर के वही 96-97 तक होता है। 2.87 वो डेफिसिट में ये जाते हैं। तो जो इनके पास साधन है, संसाधन है,
उन्हीं के बल पर जितना ये आकार ले सकते हैं ये आकार लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब तक ये अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे जी। तब तक मैं नहीं समझता हूं कि, चूंकि केंद्रांश तो घट गया ना, केंद्र से जो इनकी उम्मीद थी वो तो घट गई। बिहार में शराबबंदी के बाद 5,000 करोड़ का राजस्व का घाटा हुआ और जिस तरह से जीएसटी आ गया अब तो राज्यों से अधिकार छीन गया। अब आप न वैट लगा सकते हैं न टैक्स लगा सकते हैं, अब तो सारी चीजें एक जगह से तय होगी। तो जो आपके पास आय के स्रोत होंगे या जो केंद्र की जो नीतियां तय करेगी, जो आपके हिस्से होंगे, उसी पैसे के भरोसे न आप अपने को खड़ा कर पाएंगे। अलग से तो कुछ चीजें मिलेगी नहीं। और जनवरी में जब सारे राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी दिल्ली में, तो बिहार के वित्त मंत्री ने भी अपने 12 प्रस्ताव रखे थे और केंद्र ने कोई बड़ा दिल दिखाया नहीं, इनके प्रस्ताव को वो नामंजूर कर दिया। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक नहीं, भारत के प्रधानमंत्री आरा की सभा में 125 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं और घोषणा करने के बाद वो चुप्पी लगा जाते हैं, उसकी कोई राशि निर्गत नहीं होती है, कोई बजटीय प्रोविजन में उसकी बात नहीं होती है। जब बजटीय प्रोविजन में ही नहीं होगा तो फिर फाइनेंस कमीशन को वो नहीं जाएगा और वो चीजें अलॉटमेंट में नहीं आएगी। तो राज्य को आप कहीं ना कहीं से आपने जो कहा ठीक है, विशेष पैकेज ही दिया, तो कोई राशि तो, जैसे वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा था कि भाई हमारा जो ऋण लेने की बात है उसका थोड़ा परसेंटेज आप बढ़ा दीजिए, अगर हमको जो ऋण मिलता है थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा दीजिए, चलिए हम ऋण से ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, अपने मेरुदंड को मजबूत करेंगे। केंद्र ने उससे भी इनकार किया कि नहीं। चलिए इसी का जवाब डॉक्टर संजय जी ले लेते हैं इंजीनियर अजय यादव जी से, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय जी की बातें आप सुन रहे होंगे, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे आप डॉक्टर संजय जी की बातों का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेसिक फैक्ट है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार बिहार सरकार की तरफ से या फिर बिहार की तरफ से जो मांग उठती है विशेष पैकेज की, उसमें क्यों कटौती की जा रही या फिर उसे क्यों नहीं अलॉट किया जा रहा है बिहार को? देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया है कि स्पेशल स्टेटस इस राज्य को नहीं दिया जा सकता। स्टेटस की बात नहीं कर रही, पैकेज की बात कर रही हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव के समय बिहार प्रधानमंत्री जी ने जिस पैकेज की घोषणा की थी, वह पैकेज 5 वर्षों का एक पैकेज है, जिसमें पैकेज का एक जो हिस्सा है वह मुख्यमंत्री जी ने पा लिया है। इसको इन्होंने कई मंचों से घोषणा भी की है। बाकी बात रही, देखिए इस बजट में बिहार के लोगों को ध्यान में रख करके इस बजट को बनाना चाहिए था। बिहार के लोगों के लिए ये गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, ये जब विकास की बात करते हैं तो विकास की बात में उद्योग धंधों से जुड़ी हुई चीजों का कम से कम इस बजट में प्रावधान तो होना चाहिए था। या मान लिया कृषि आधारित जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात है, क्योंकि हम तो यहाँ सबसे ज्यादा दलहन तिलहन और आलू प्याज की खेती करने वाले लोग हैं, कृषि पर आधारित है यहाँ का 80% से ज्यादा आबादी। उस आबादी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी घोषणा ही नहीं की जिस पर लोग प्रफुल्लित हो। बात रही उद्योगों के, जो छोटे छोटे कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे बिहार में, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। मसलन की जैसे रेशम आधारित उद्योग थे यहाँ, पटुआ की खेती होती थी इस इलाके बिहार में, लेकिन उन सब राज्य सरकार की उदासीनता के चलते उद्योग धंधे पिछले कई वर्षों से चौपट होते चले गए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बिहार के लोगों को। बिहार के लोग सिर्फ अब एक मजदूर बनकर के रह गए हैं और बिहार से बाहर जाकर के हमारी नियति हो गई है कि हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जाकर के वहाँ मजदूरी करें और अपने परिवार को पालें बिहार में। यही नियति रह गई है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता था, पर्यटन पर चर्चा ही नहीं। 15-20 मिनट में किसी राज्य का अगर बजट पढ़ा जाता है तो वह उसको मैं पल्लवी जी औपचारिकता मानता हूं, यह बजट नहीं है। बुझे हुए मन से कोई व्यक्ति अगर बजट पढ़ता है, कोई सरकार अपनी घोषणा करती है, तो उस पर कैसा रिएक्शन होगा आप बताइए। यह बिल्कुल नीरस बजट था, इसमें कोई संदेह नहीं है।
राजेश राठौर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप, चूंकि बजट आप लोगों की तरफ से पेश किया गया है, सरकार में आप हैं, तो जाहिर तौर पर इस बजट को सराहनीय बताएंगे, लेकिन जो सवाल इंजीनियर अजय यादव जी उठा रहे हैं उस सवाल का जवाब आप कैसे देना चाहेंगे? राजेश राठौर जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, लेकिन उन लोगों की आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। जी राजेश जी, ये डॉक्टर अजय यादव जी का साफ तौर पर, माफ कीजिएगा, इंजीनियर अजय यादव जी का साफ तौर पे ये कहना है कि बिहार को स्पेशल पैकेज, जिस स्पेशल पैकेज की बात कही जा रही है, वो स्पेशल पैकेज धीरे धीरे करके मिल रहा है और स्टेटस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बिहार सही तरीके से उतर नहीं पाता है। पल्लवी जी, चूंकि आप इन सब मामलों को बड़ी गंभीरता से देखती हैं और देश के सामने प्रस्तुत करती हैं, एक बार प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार चुनाव से पूर्व आए थे और बिहार की बोली उन्होंने लगाई थी कायदे से 10,000, 20,000, 25,000, अंत में उन्होंने 1,20,000 करोड़ पे उनकी बोली गई थी बिहार की जनता के नाम। उसके ठीक 2 महीने के बाद चुनाव का घोषणा हुआ और बिहार सरकार ने अपने सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से जनता और केंद्र सरकार के नीति को स्पष्ट कर दिया था कि प्रधानमंत्री उन पैसा की घोषणा किए जो यूपीए सरकार ने हमें दिया था। बावजूद हर एक विभाग का एक पेज का विज्ञापन सभी समाचार पत्रों में और अधिकांश टीवी चैनल पे दिया है। तो भाजपा का नीति स्पष्ट है कि उन्हें सिर्फ चुनाव जीतना है। आप देखे होइएगा कि पिछले असेंबली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी एवं उनके अन्य मंत्रीगण लगातार 6 महीना बिहार में बने रहे और एक पर एक घोषणा करते रहे। बिहार के चुनाव में वो पराजित हुए। उन घोषणाओं का क्या हुआ जो वो किए थे? क्या वो घोषणा सिर्फ इसलिए करते हैं कि मेरी सरकार किसी राज्य में बनेगी तो हम मदद करेंगे, नहीं बनेगी तो नहीं करेंगे? अब देखते होंगे आज अमित शाह जी का हम इंटरव्यू देख रहे थे उत्तर प्रदेश पे, आप उसमें भी देखे होंगे जितने मंत्री और प्रधानमंत्री हैं एक पर एक नई नई घोषणाओं का घोषणा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 14वीं बार उन्होंने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर बनाने की बात कही है। 14वीं बार। अभी तक राजेश राठौर जी मुद्दे से भटकने की कोशिश नहीं करते हैं। ये यूपी की बात आज छोड़ देते हैं, आज बिहार की ही बात करते हैं, बिहार में बजट की बात करते हैं। जिस बजट को आज पेश किया गया है राजेश राठौर जी, चलिए कहीं ना कहीं कुछ मायनों में हम इसे सराहनीय मान सकते हैं, लेकिन जिस उद्योग को बढ़ावा देने की बात बिहार में बार बार कही जाती है, उस उद्योग का क्या, क्यों नहीं उसको समाहित किया गया, क्यों नहीं उसका समावेश हुआ है आपके बजट में? पल्लवी जी, स्पष्ट है कि हम सब जानते हैं कि बिहार कहीं न कहीं पिछड़ा राज्य है, पूर्ण रूप से पिछड़ा राज्य नहीं है, लेकिन ये नीतीश कुमार जी का पिछले 12 साल का नेतृत्व, मैं नहीं कहता कि भाजपा के साथ वो काम नहीं कर रहे थे, तब से अब तक का उनका नेक काम, नेक सोच बिहार के जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाया है उसमें। लेकिन हम औद्योगिक क्षेत्र हमारा नहीं है, औद्योगिक घराने हमारे पास जब नहीं राजेश राठौर जी, जब बिहार का जीडीपी बढ़ा है तब क्यों वित्त मंत्री का ये बयान सामने आया कि बिहार एक गरीब राज्य है? नहीं, अब वही एकदम पल्लवी जी बिल्कुल ये समझने की बात है कि जीडीपी ग्रोथ क्यों मेरा बढ़ा है। जीडीपी ग्रोथ पर अब जो बढ़ा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार पहले से बहुत ज्यादा आगे गया है। हम देखें तो स्वरोजगार की ओर यहाँ के नौजवान अधिक गए हैं। राजेश राठौर जी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार आगे जाता है तो इन्वेस्टर्स आते, इन्वेस्टर्स भी तो नहीं आते हैं आपके नहीं। यहाँ। हाँ बिल्कुल, देखिए वही मैंने बताया मैडम कि बिहार का इस बजट को आप देखिएगा कि पिछले बार शराबबंदी से राज्य को 4,000 करोड़ का नुकसान होने के बावजूद पिछले साल की बजट से हम बेहतरी किए हैं। उस 4,000 करोड़ की भरपाई करने के बाद तो हमारे पास जो सीमित संसाधन है, तो ठीक है वित्त मंत्री जी ने कि केंद्र सरकार की अगर
होती तो इसमें 4 चांद लग जाता। लेकिन तो जो संसाधन है आपके पास, जो संसाधन है आपके पास राजेश राठौर जी, उन संसाधनों का प्रयोग आप लोग क्यों नहीं करते हैं? बहुत सी चीजें ऐसी है बिहार में जिनकी खेती होती है, आप चाहें तो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं आप, लेकिन जो सुविधाएं हैं बिहार में उसको क्यों नहीं बढ़ाने की कोशिश करते हैं? टूरिज्म है बिहार में, उसको बढ़ाने की भी किसी तरीके की कोई कोशिश आप लोगों की तरफ से नजर नहीं आती है। हर बात जरूरी है क्या कि ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम केंद्र सरकार की ठिठरा नहीं फोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार से हमारा राइट है, हर भारत के नागरिक का राइट है। आप देखिए होगा पल्लवी जी की पिछले बार कई योजनाओं में जो अंशदान केंद्र का था वो 60% से घट के 50% आ गया, चाहे कृषि का क्षेत्र में हो तो या एजुकेशन के क्षेत्र में तो बड़ी कटौती हो गई है। बावजूद राज्य सरकार अपने सीमित संसाधन में देश के सामने कदम से कदम मिलाकर अन्य पिछड़े राज्यों के बरसात हमने अपने जीडीपी ग्रोथ के दुनिया के सामने बेहतर रखा है। उसको और बेहतरी के लिए हमें केंद्र सरकार की आवश्यकता महसूस होती है। बावजूद अगर वह नहीं करते हैं तो यह बिहार अपने मेहनत कष्ट लगन के माध्यम से ही बिहार को बेहतर बनाने का जो मुख्यमंत्री का प्रयास है आगे चलता रहेगा और बिहार बहुत ही बेहतर होगा। राजेश राठौर जी हमारे साथ प्रोफेसर अभ्यानंद सुमन जी जुड़े हुए हैं, आरएलएसपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर अभ्यानंद सुमन जी। अभ्यानंद जी क्या कहेंगे आप राजेश राठौर जी की बातों को लेकर, क्योंकि जो आवश्यकताएं बिहार को केंद्र सरकार से हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति केंद्र सरकार बिहार के लिए क्यों नहीं करती है? ये मैं नहीं कह रही, ये बिहार सरकार के जो लोग हैं, जो सरकार के साथ चल रहे हैं, उन लोगों का ये कहना है। इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इसको उजागर किया है। आपका बिहार के वित्त मंत्री और मात्र 20 मिनट तक ही अपना ये बजट पेश करें, ये तो मैंने बिहार के लिए शोक का विषय है कि आज तक आजादी के बाद ऐसा अवसर आया ही नहीं है कि 20 मिनट के अंदर में जो है बिहार का मिनिस्टर जो है ऑलरेडी जो है से वो बजट पेश करके निकल जाए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और खास करके जैसे मैंने राठौर जी ने कहा, तो राजेश राठौर जी ने, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ बिहार वासियों से वादा करते हैं जी। और अभी जो है कि उन्होंने 7 निश्चय को लेकर के पूरे बिहार में घूम रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, सवाल करता हूं कि आपने 7 निश्चय पर भी आपने इस बजट में नहीं, मैं 7 निश्चय की बात नहीं कर रही हूँ। सुनिए अभ्यानंद जी, मैं 7 निश्चय की बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब मुझे चाहिए। जिस तरीके से बिहार की सरकार बार बार ये कहती है कि केंद्र की तरफ से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है ये बता दीजिए मुझे। देखिए बात ये एकदम स्पष्ट है ना कि जब से जो है कि महागठबंधन में चले गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो महागठबंधन के लोग तो आप जानते ही हैं कि 15 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, और आज फिर महागठबंधन में चले गए हैं। तो लालू जी के साथ चले गए हैं और हमारा सत्ता केंद्र में है, तो ये तो लालू जी के बोली तो बोलबे करेंगे ना। लालू जी के बोली नीतीश कुमार जी बोलेंगे या नीतीश कुमार के बोली लालू जी बोलेंगे। केंद्र की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि बिहार में विकास नहीं हो, और केंद्र जो ऐसे बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी अब नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ कुर्सी पर बैठे हुए रहना चाहते हैं। इनका जो महागठबंधन है, महागठबंधन के लोग कब इनकी कुर्सी खींच लेगी, ये तो उसी के चिंता का विषय बने हुए हैं। आरजेडी के लोग चाहते हैं कि हमारा सत्ता चले, और माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं नीतीश कुमार जी की मेरी सत्ता चले। ये तो काम कर नहीं रहे हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, आप देख रहे हैं कि बिहार की माली हालत क्या है। आज जो ऐसे कर्मचारियों को पैसे नहीं मिलते हैं। आप जो बिहार का जो स्रोत है, वो स्रोत इनका कहाँ चला जा रहा है। आजकल सिर्फ एक नारा, तो क्या नारा है भाई, तो बिहार में जो है शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी के द्वारा अगर शराब परोसा गया तो निश्चित तौर पर पूरा देश जानता है कि माननीय नीतीश कुमार ने
टोला मोहल्ला गलियों गलियों में शराब का दुकान खुलवा दिया, और आपने पूरे बिहार में शराब का दुकान खुलवा दिया और एकाएक आपने बंद कर दिया। अब आप कहते हैं कि मेरे पास आमदनी नहीं है, तो कैसे बिहार का विकास होगा? आप केंद्र से समन्वय बनाइए, केंद्र के साथ जो है से आप अपनी बात अभयानंद जी, जिस सरकार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अभयानंद जी, जिस सरकार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उस सरकार ने गली गली शराब की दुकानें खुलवाई थी, झारखंड में आप ही लोगों की सरकार है, बीजेपी की सरकार है झारखंड में, वहां तो सरकार ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अब सरकार ही शराब बेचेगी। इस पर आप क्या कहेंगे, ये बताइए। अगर मान लेते हैं कि शराब अगर बेचेगी वो तो सरकार का फैसला है, लेकिन मेरा कहना है कि मैं बिहार पर बात कर रहा हूं। तो ये भी बिहार सरकार का फैसला है कि वो शराब बंदी करवाए या फिर शराब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में उसकी दुकानें खुलवाए। मैं स्पष्ट पल्लवी जी स्पष्ट बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात है ना, ऐसी सरकार की कोई मंशा नहीं है। अपोजिट के लोग ऐसा बोलते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं पल्लवी जी कि बिहार में गली गली में अब तो सिर्फ इनको जो है झारखंड ही ना नजर, बिहार के जो महागठबंधन के लोग हैं उनको मैंने दिखता है, बिहार तो दिखता नहीं है, बिहार के विकास दिखता नहीं है। आप देख रहे हैं। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए अभयानंद जी, सुन रहे हैं हम, कहिए। लगता है हमारी आवाज अभयानंद जी तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि बिहार में नहीं, आप पहुंच रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप देखें कि आज जो पूरे बिहार के आईएएस एसोसिएशन जो है से रोड पर, सड़क पर चले आए हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में मेधा घोटाला आज पकड़े गए हैं। ये तो मेधा घोटाला वर्षों से बिहार में चल रहा है। आप देखें कि एजुकेशन में किस तरह से घोटाला होता है। आप इंटरमीडिएट के जो टॉप करने वाले छात्र हैं उनको फेल कर दिया जाता है, और जो ऑलरेडी फेल करने वाले जो छात्र हैं उनको टॉप करा दिया जाता है। तो सरकार के, बिहार के जो सरकार है, मैं खास करके आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उनका इकबाल समाप्त हो गया है। अब मुख्यमंत्री का इकबाल बिहार में कहीं दिख नहीं रहा है। जब से लालू जी के साथ गठबंधन किए हैं तब से जो है कि बिहार का इकबाल, इनका जो इकबाल बिहार पर था वो समाप्त हो गया है, और ये सही ढंग से शासन नहीं कर रहे हैं। विकास इनका कोसों दूर नजर आ रहा है। चलिए, विकास कोसों दूर नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब किसी मुद्दे पर राजनीति होती है तो उस मुद्दे पर या फिर विकास पर क्यों नहीं कोई भी पार्टी सोचती है, चाहे वो पार्टी जो सरकार में है, वो पार्टी जो सरकार में नहीं है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं इनसे कुछ और बजट की